नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन दो बेचारों की, जो दो बेचारे बिना सहारे की तर्ज पे इस समय ईडी की कस्टडी में या ईडी के माध्यम से, ईडी की कस्टडी में ही हैं, अभी तो जेल नहीं गए शायद। और साथ में तीसरे और भी, ये पता नहीं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो दो बेचारे हैं। ओंकार जी का स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार ओंकार जी, नमस्कार। स्वागत है आपको एक बार भी पुनः और जयपुर डायलॉग्स पे। आपके दर्शकों को भी बहुत प्रणाम मेरा। तो आपके जो ये संजय राउत जी हैं, कुछ लोग आजकल उनको हारमोनियम चाचा भी बोलते हैं और पत्रा चाल वाले दादा भी बोलते हैं, भाई भी बोलते हैं। वो उनका कौन सा आजकल संबोधन जो है वो किया जाना चाहिए? सबसे अच्छा संबोधन कौन है उनके लिए? उनके लिए संबोधन चाचा जी मेरे विचार से ज़्यादा फेवरेट है इस समय लोगों के दिलो दिमाग में। लेकिन इससे आगे की बात मैं करूं तो मराठी मीडिया वाले बहुत मिस कर रहे हैं उनको। सुबह 8 बजे 10 बजे जब वो घर से निकलते थे तो उनके बहुत ही समर्पित मीडिया वाले उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि वो चाहे जैसी हो, कुछ समय के लिए तो कम से कम जो मराठी मीडिया था उसकी हेडलाइन बनी जाते थे, तो उनका पेट भरता रहता था। अब वो हैं नहीं तो किसको जाकर के पकड़े। और बड़ा सही संबोधन किया एकनाथ शिंदे साहब ने कि भोपू बंद हो गया। भोपू तो बंद हो गया। जिसको तो कि क्या भोंगे बोलते हैं महाराष्ट्रियन में, मराठी में। मराठी में उनको बोलते हैं भोंगे। तो एक बड़ा भोंगा जो है वो बंद हो गया। तो चाचा हारमोनियम वाला कह लीजिए या भोंपू चाचा कह लीजिए, तो जो भी आप नाम देना चाहें उनको दे सकते हैं। पर शायद बहुत पहले संजय जी उनको इस बात का और इस मुकाम का, इस मंजिल तक पहुंचने का एहसास हो गया था। आप जरा याद करिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जब इन्होंने शिवसेना भवन में भीड़ जुटाई थी अपने समर्थकों की। और उसमें ये एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भाषण था, बल्कि किसी को एक भी सवाल पूछने की इजाजत इन्होंने दी नहीं थी। उसमें जो ये भड़ास निकाल सकते थे वो निकाली भी थी, किसी तरीके से भीतर का आत्मविश्वास पिरो करके, संजो करके। और उस दौरान कितनी बार इन्होंने उस भगवा दुपट्टे से अपने पसीने पोंछे थे, जबकि वहां एसी चल रहे थे, सारी बातें थी, लेकिन जो घबराहट थी वो बार बार इनके चेहरे पर पसीने के रूप में उभर करके आ रही थी। उस दिन इनको बहुत अच्छे तरीके से एहसास था, शिद्दत के साथ, कि मेरी मंजिल भी वही है जहां पर अनिल देशमुख जा चुके हैं, जहां नवाब मलिक जा चुके हैं। और उसमें थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अल्टीमेटली ये गए। और गए भी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको पता हो, जिसको एहसास हो कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कभी भी ईडी उठा करके अंदर भेज सकती है, तब भी अगर आपके घर से 11 लाख रुपया अनअकाउंटेड मनी मिल रही है, तो आप दुस्साहस की पराकाष्ठा देखिए क्या है। और या फिर उसके, मूर्खता की पराकाष्ठा कह लें तो भी होगा। हाँ, मूर्खता की भी पराकाष्ठा कह सकते हैं। और उसमें एक कलाकारी भी छिपी हुई है। कलाकारी ये छिपी हुई है कि उस 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड मनी के एक लिफाफे पर, जिसमें से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं, उस पर एकनाथ शिंदे अयोध्या लिखा हुआ है। यानी इसमें एक चालाकी भी थी इनकी। और
अयोध्या में 10 लाख रुपए की जरूरत क्या पड़ रही थी, एकनाथ शिंदे को जरूरत क्या पड़ रही थी। हाँ, जब ये उद्धव ठाकरे के सुपुत्र साहब आदित्य ठाकरे संजय राउत गए थे, तब एकनाथ शिंदे भी चित्र में इनके साथ अयोध्या में दिखाई दिए थे और एकनाथ शिंदे ने ही इस बात का खुलासा किया। दीपक केसरकर ने भी खुलासा किया बाद में, जब ये लोग गुवाहाटी पहुंचे हुए थे, कि बहुत सारे एमएलए भी अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रोक दिया गया। इसका भी तो गिला था लोगों को, नाराजगी थी कि हम भी जाना चाहते थे अयोध्या में, दर्शन करना चाहते थे रामलला के, हमको क्यों रोका गया। ताकि जितनी फुटेज मिलनी है, जितना श्रेय मिलना है, वो ठाकरे परिवार तक ही सीमित रहे, संजय राउत आदित्य ठाकरे तक ही सीमित रहे, बाकी कोई पर भी ना लूट ले। तो ये बहुत सारी वजहें थी, लेकिन ये अपने आप में ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है, मूर्खता की पराकाष्ठा है कि आपको पता है कि कभी भी ईडी दस्तक दे सकती है, फिर भी आपने घर में 11.5 लाख रुपया कैश रखा हुआ था। तो जो इन्होंने किया है और जिनके साथ किया है, जो 672 परिवार उस पात्र चौल के, जिनके घर ढहा दिए गए, जिनको कहा गया था कि जब 3,500 फ्लैट बनेंगे महाड़ा की तरफ से, आशीष गुरु कंस्ट्रक्शंस कंपनी और कुछ दूसरी कंपनियां मिला करके उनको बनाएंगी, तो उनमें से 672 फ्लैट इन गरीब परिवारों को दे दिए जाएंगे। उनको तो कभी नहीं दिए गए, बल्कि उससे 900 करोड़ के आसपास तो उन्होंने पहले बनाए, कुछ दूसरी डेवलपर्स को वो जमीन बेच करके, और जो थोड़ा बहुत बचा खुचा था 134 करोड़ 133 करोड़ के आसपास फिर कमा लिए। तो ये कोई छोटा मोटा मामला है ही नहीं, 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, जिसमें संजय राउत 1 करोड़ 6 लाख के बेनिफिशियरी हैं। और जो अदालत के सामने, पीएमएलए कोर्ट के सामने जब इनको पेश किया गया, तो ईडी ने जो खुलासे किए हैं वो तो और भी चौंकाने वाले हैं, जो अभी तक खुलासे हुए नहीं थे। 2 लाख रुपए हर महीना प्रवीण राउत इनको देते थे। इनके विदेशों के जितने दौरे थे, उसमें एयर टिकट से लेकर के इनके वहां तमाम अय्याशियां, उन सब का खर्चा प्रवीण राउत उठा रहे थे। क्यों उठा रहे थे भाई? और क्या आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि अगर आप विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो आप टिकट, चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए भी आप टिकट बुक कराते हैं, तो जो कंपनी की फ्लाइट आप पकड़ने वाले हैं, वो सबसे पहले आपकी बुकिंग की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दें। तो क्या इनको जानकारी नहीं है कि विदेश यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो, और अपनी जेब से भी नहीं कर रहे हैं, कोई आप और आपको प्रायोजित कर रहा है, तो आप पूरी तरीके से फंसने का काम कर रहे हैं। या सत्ता के मद में, या जो पावर पद है आपके पास कि भाई सामना के कार्यकारी संपादक हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं, उस मद में इतने चूर हो गए कि दिमाग ने काम करना बंद कर रखा था। तो अपने मरने, अपने फंसने के सारे इंतजाम इन्होंने खुद किए हुए थे। वैसे तो हमारा चाचा बहुत नॉटी भी है, और आप भी जानते हैं कितना नॉटी है वो नॉटी चाचा जो था वो पूरी तरह से सरकार चला रहा था, सरकार का ऑफिशियल अनऑफिशियल हर तरह का स्पोक्समैन था, सरकार की सारी पावर उसके पास थी। तो वो सरकार का जो अहंकार था वो कहाँ जाएगा, उसको तो देखिए आप। तो वैसे भी शिवसेना तो अपने कर्मों का फल तो भोगेगी, जिस तरह से उसने सारे काम किए, हिप्पालगढ़ के साधुओं के हत्या के बाद जो इन्होंने किया, उसके बाद किसी भी सभ्य नागरिक के, वो आपको वो नेवी वाले ऑफिसर का किस्सा पता होगा, हाँ, जिस बताइए, तरह की रिटायर्ड नवल ऑफिसर को जिस गुंडागर्दी तरीके से। इन्होंने की। तो ये तो नॉटी चाचा के साथ ये थोड़ी-सी नॉटी हरकत अगर कर भी दी ईडी ने, तो क्या बुराई है? मैंने तो अपने कई प्रोग्राम में कहा है संजय जी, अनिल देशमुख आप देखिए कि 3 नवंबर से ईडी की हिरासत में आ गए थे, उसके बाद जेल गए, अभी तक जमानत नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, जहां जहां वो अप्रोच कर सकते थे उन्होंने किया है, जमानत नहीं मिली है अभी तक।
23 नवंबर को नवाब मलिक धरे गए थे। उनके घर से ईडी ने उठाया था जब वो कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद ईडी की हिरासत में रहे, फिर जेल भेजे गए। 23 नवंबर से आज तक उनको भी जमानत नहीं मिली है। और अब आपके ये नोटी चाचा, तो ये ईडी की हिरासत में आए हैं। गंभीर एलिगेशन है, न केवल प्रवीण राउत से जुड़े हुए मसले हैं, और भी सुजीत पाटकर, स्वप्ना पाटकर, बहुत सारे मसले हैं जो धीरे धीरे। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो इससे कुछ समय पहले खबरें आ रही थी कि इनसे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उनके ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। इसका मतलब ये है कि ईडी के पास बहुत सारी जानकारियां ऑलरेडी आ चुकी हैं और ये बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो ये भी लंबा अंदर जाने वाले हैं। कल रात ही एक प्रोग्राम मैंने किया था कि कितना बड़ा नुकसान शिवसेना का और उद्धव ठाकरे का इन लोगों ने मिलजुल करके कर दिया है। उद्धव ठाकरे के बारे में लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन नहीं है, यानी जिसको कहते हैं कि घुटे हुए, बहुत जिनको राजनीति की एबीसीडी ढंग से आती है, वैसे पॉलिटिशियन नहीं है। तो उनको भटकाने वाले और उनसे बयान दिलवाने वाले, उनका कंटेंट तैयार करने वाले यही थे। और अब ये अंदर जा रहे हैं, तो अंदर से तो सेवाएं नहीं कर पाएंगे उद्धव ठाकरे की, और सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। आपसे भी एक प्रोग्राम में जब चर्चा हो रही थी, आपने बताया था कि आपकी अपनी सर्वे एजेंसी ने क्या बताया था कि मुंबई का मूड क्या है बीएमसी को लेकर के। 2/3 बहुमत अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस तरह का मूड वहां के लोगों का बन गया है इनके खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ। तो 3 दशक की जो सत्ता है मुंबई की महानगर पालिका की, बीएमसी की, वो अगर इनके हाथ से निकलती है, सारी प्राण वायु अभी तक वहीं से मिलती रही है शिवसेना को, और वो अगर इनके हाथ से जाता है तो ये अंतिम किला होगा जो ढह जाएगा पूरी तरीके से। और इनके बाद यानी संजय राउत के बाद अनिल परब पर भी शिकंजा कसा जाने वाला है। अनिल परब के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, मुंबई के और महाराष्ट्र के लोग तो जानते ही हैं कि वो नारायण राणे के जाने के बाद, खास तौर से राज ठाकरे के जाने के बाद, बाला साहब के भी करीबी इसलिए बने थे क्योंकि मुंबई में वो सड़कों पर जाकर के संघर्ष करने का मादा रखते थे, क्षमता रखते थे। जो केबल का कारोबार है पूरी मुंबई में, उस पर इनका आधिपत्य है। और कहा तो ये तक जाता है कि जो पार्षद के टिकट किसको दिए जाएं, ये सलाह अनिल परब देते रहे हैं। तो अनिल परब का भी नंबर अगर बीएमसी चुनाव से पहले लग जाता है। चौथा, जो एक मैंने शीर्षक भी दिया था कि जब मिल बैठेंगे यार 4, तो अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत और अनिल परब जब मिल बैठेंगे वहां और चर्चाएं करेंगे तो वो एक अलग ही नजारा होगा। तो अगर ये भी अंदर चले गए, संजय राउत तो जा ही रहे हैं, ये तो तय हो गया है, तो फिर उसके बाद आप शिवसेना के बारे में सोचिए, इनकी जगह कौन लेगा। अब संजय राउत की जगह अरविंद सावंत आ जाएंगे, लेकिन उतना मटेरियल, उतनी दिलचस्प सामग्री, मसाला तो नहीं दे पाएंगे ना वो मीडिया को, जितना बढ़िया मसाला संजय राउत रोज रोज देते थे। तो संजय राउत की आत्मा उनमें कैसे प्रविष्ट होगी। इसी तरीके से अनिल परब का जगह कौन ले पाएगा, तुरंत तो कोई लीडरशिप तैयार नहीं कर सकते वो। तो ऐसे ऐसे नगीने हैं इनके पास उद्धव ठाकरे के, वो सब एक एक करके जब अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा मातोश्री का और क्या होगा उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का, मैं तो ये सोच करके चिंतित हूँ। अब वैसे भी संजय राउत जैसी बढ़िया गालियां दे रहे थे उस दिन स्वप्ना पाटकर को, वैसी गालियां तो बहुत कोई
कुशल व्यक्ति ही दे सकता है जिसको इतना अधिक गालियों का ज्ञान हो। बाकी तो ऐसा कौन दे सकता है? बताते हैं कि 70 सेकंड में 27 गालियां दी थी। हाँ, वो 17 सेकंड में 27 गालियां निकाली थी। 17 सेकंड में 27 गालियां, बहुत ही तेज स्पीड से गालियां दी गई थी। और वो मैं तो साहस नहीं कर पाया अपने चैनल पर उस ऑडियो को चलाने का, क्योंकि उसमें बहुत ही अभद्र किस्म की जो है गालियां निकाली हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक वैसे अखबार बहुत का, बहुत ज्यादा वोकेबुलरी नहीं थी। वही क्या है, एमसी बीसी बीएसडी के, इसी को बार बार घुमा घुमा के इन्हीं को बार बार बोल रहा बस था वो। बस वही तो तीन ही गालियां थी उसके पास। मुझे लगता है उसको ट्रेनिंग वेनिंग लेनी पड़ेगी। अरविंद सावंत मेरे ख्याल से बेटर निकलेंगे उससे गालियां वालियां देने में। तो उसके पास मराठी गालियां भी होंगी। संजय राउत एक्चुअल में मुझे कई बार लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार रहे हैं। और कहते हैं कि जब आदमी लंबे समय तक के लिए अंदर जाता है तो उसका जो है वो काफी कुछ बदलाव होता है। अगर कुछ ऐसा हो पाया तो इनकी ये जेल यात्रा शायद इनमें कुछ सुधार कर पाए। बिना मतलब पद के भी ये राजा रहे उद्धव ठाकरे सरकार में। कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं थे, कोई ऐसा संवैधानिक पद भी नहीं था, लेकिन सारी पावर थी। किसी को भी हरामखोर कह सकते हैं, किसी का भी जबड़ा तुड़वा सकते हैं, या किसी के भी पिताजी पर दाग लगा सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो दिवंगत हो गए थे, उनके पिता के बारे में एक अभद्र टिप्पणी इन्होंने कर दी थी कि चूंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, पिता पुत्र के बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ते हो गए थे, दोनों में आपस में बात ही नहीं होती थी पिता पुत्र में, तमाम तरह की इन्होंने गंदी गंदी बातें उस समय की थी। बाद में उनकी बहनों को सामने आना पड़ा तो उनकी बहनों को भी सताया गया, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज करा दिए गए मुंबई पुलिस में। इतनी एरोगेंसी, लोग ऐसे ही किसी पार्टी से नफरत का भाव अपने भीतर पैदा नहीं करते हैं या उनके भीतर पैदा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, एक एक करके इन्होंने लोगों का भ्रम तोड़ा है। और सबसे बड़ी गलती तो ये कि जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी उसको उठा करके इन्होंने खूंटी पर टांग दिया और दो ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर के युति बनाई जो घोषित रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलती हैं और जो हिंदुत्व को एक गाली की तरह प्रचारित करने की कोशिश करती है। तो ये अक्षम्य है एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता की निगाहों में। तो बड़ा नुकसान होने वाला है संजय जी, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। मेरे ख्याल से पवार साहब को भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो बेसिकली तो लोग ये कहते हैं कि ये संजय राउत तो पवार साहब का आदमी था शिवसेना के अंदर। और उद्धव ठाकरे को जो बाहर का रास्ता दिखाया है वो पवार साहब के कहने पे ही इसने सारी कार्यक्रम किए। आप ये देखिए, मतलब पार्थ चटर्जी अंदर जाने ही वाले हैं, ईडी की हिरासत में हैं, बरामदगियां हुई हैं, बहुत संगीन संगीन एलिगेशन है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बयान, एक चू नहीं की है अभी तक केंद्र के खिलाफ या ईडी के खिलाफ। बोल नहीं रही हैं, चुप हैं। जो भी बयान आए हैं या तो अभिषेक बनर्जी के या दूसरे लोगों के आए हैं, ममता चुप है। शरद पवार जब से संजय राउत गिरफ्तार हुए हैं एकदम खामोश हैं, एक सेंटेंस उनकी तरफ से नहीं आया है। अजित पवार की तरफ से या सुप्रिया सुले की तरफ से कुछ अगर आया भी है तो वो औपचारिकता भर है। इसी तरीके से शिवसेना के भीतर जो बचे खुचे एमएलए हैं अभी, या जो एमपी बचे हुए हैं 6-7, उनमें से किसी एक का कोई बयान मुझे तो पढ़ने को नहीं मिला है। शिवसेना के जो सीनियर नेता हैं, देसाई साहब से लेकर के जितने भी लोग हैं, किसी का एक बयान नहीं है इनके पक्ष में। तो सबको इस बात का एहसास है। आप राजनीतिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश कर लीजिए, फेस सेविंग करने की कोशिश कर लीजिए, जो एलिगेशन आप पर हैं, जो बरामदगियां हैं, जो दस्तावेज हैं,
उनको झुठलाते हुए आप इनको राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई कह लीजिए, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो उनको पता है ना कि हकीकत क्या है, और वो अच्छे तरीके से समझते हैं इन चीज़ों को कि आज अगर आपने कुछ बयानबाजी कर दी, बकवासबाजी कर दी, तो इसके नतीजे कितने घातक हो सकते हैं। और कौन नहीं जानता है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, उनका कुनबा हो, उनके भतीजे अजित पवार हो, उनसे जुड़ी हुई जो संपत्तियां हों। हमने पिछले प्रोग्राम में भी चर्चा की थी, 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति सील हो रखी है अजित पवार से जुड़ी हुई, जिसको बेनामी संपत्ति कहा गया है। जब इनकी बहनों के यहाँ करीब 6 दिन तक छापेमारी हुई थी आईटी डिपार्टमेंट की, 184 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज हुई थी। ये कोई छोटी-मोटी चीजें हैं। और महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई के लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शरद पवार का साम्राज्य कितना बड़ा है, और उस साम्राज्य पर कभी किसी ने हाथ डालने की तो बात छोड़ दीजिए, उंगली उठाने की भी कोशिश आज तक नहीं की। ये पहली बार है जब किसी सरकार ने शरद पवार का निजी तौर पर नरेंद्र मोदी सम्मान करते हैं, उनको पद्म विभूषण दे दिया, वो सारी चीजें भी जेर बहस हैं। लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या क्वालिटी देखी थी कि उनको पद्म विभूषण दे दिया, इतने मेहरबान क्यों हो गए। लेकिन सबको पता है कि अगर शरद पवार के ऊपर, उनके साम्राज्य के ऊपर किसी ने हाथ डाला है तो वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार ही है। इन्हीं की एजेंसियां हैं जिनको छूट मिली हुई है कि जांच पड़ताल करिए, जो भी आपको मिल रहा है जो गलत है उसको जब्त करिए। तो शरद पवार को, अजित पवार को, उनसे जुड़े हुए जितने भी कारोबारी हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एहसास है। वो जो भोसले साहब का अभी हेलीकॉप्टर जब्त हुआ है पुणे में, और जो इससे पहले उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका था, बहुत बड़े डेवलपर हैं, पूरे महाराष्ट्र के और पुणे इलाके के तो हैं ही वो। तो ये सब चीजें क्या समझ नहीं रहे हैं शरद पवार? तो ठीक है, इन्होंने शरद पवार के मोहपाश में फंस करके शिवसेना का बेड़ा गर्क किया है, शिवसेना को बर्बाद किया है, उद्धव ठाकरे को बर्बाद किया है, मातोश्री की जो प्रतिष्ठा थी, जो ओरा था, उसको नष्ट कर दिया है एक तरीके से। लेकिन शरद पवार जानते हैं कब बोलना होता है और कब चुप रहना होता है। राजनीति में जो ये समझ लेता है कि कब कितना बोलना है और कब चुप रह जाना है, वही राजनीति में आगे बढ़ पाता है। ये जो रोज रोज की बकबक करते थे संजय राउत, इसको अब ढाल भले ही बनाने की कोशिश करें कि साहब चूंकि मैं मोदी सरकार के खिलाफ बोलता था इसलिए मेरे से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये 24/7 जो मीडिया चैनल्स चलते हैं उनका, और अब तो यूट्यूब चैनल ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो ये सब लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है, और आप फेस सेविंग के लिए एलिगेशन क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। कुछ समय के लिए आप गलतफहमी पाल लीजिए कि आज भी जब नेशनल हेराल्ड पर छापे पड़ रहे थे, वैसे ही जैसे जब संजय राउत को गिरफ्तार किया जा रहा था तो 250-300 शिव सैनिक पहुंचे थे, ऐसे ही नेशनल हेराल्ड ऑफिस पर भी बमुश्किल 500 भी नहीं रहे होंगे, उतने ही कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां प्ले कार्ड लेकर के हल्ला गुल्ला कर रहे थे। तो किस्सा कहानी खत्म हो रहा है। अब तो इनके फ्रस्ट्रेशन निकल रहे हैं ट्विटर पर या जो इनके मीडिया मंच हैं उन पर। इसके अलावा कहीं ये दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, और इसके कितने इम्पैक्ट पड़ते हैं ये तो हम 2011 के बाद से लगातार देख रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो ये इनकी राजनीतिक नासमझी है, या कह लीजिए कि जो क्रोकोडाइली जो स्टाइल होता है वो है इनका, कि समझ सब कुछ रहे हैं लेकिन बयानबाजी कुछ और करते हैं। कितना जी, बड़ा संकट है, अच्छे तरीके से इनकी समझ में आ रहा है। जी।
दर्शकों से अनुरोध है कि वे ओंकार जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपने ममता जी का उल्लेख किया। अब ईडी तो एक प्रकार से लोग बाग कह रहे हैं, यानी विशेषकर विरोधी पक्ष के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब की ईडी तो एक तरह से अस्त्र शस्त्र बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो जो बंगाल में जो हो रहा है तो फिर उसको फिर कैसे देखा जाएगा? संजय जी, 2018 में भी और 2020 में भी कुछ घटनाएं हुई थी और लोगों को वो याद है। वो जानते हैं कि ऐसे शुरू में 8 राज्य थे जो बढ़कर के बाद में 12 राज्य हो गए जिन्होंने सीबीआई की एंट्री बैन कर दी थी अपने यहाँ। और सीबीआई की एंट्री क्यों बैन की थी, ये तो अब लोगों की समझ में आना शुरू हुआ है। आप ईडी की एंट्री तो बैन नहीं कर सकते ना। तो ईडी जो है उसको सक्रिय किया गया। और ये एंट्री क्यों बैन की गई थी, ये भी तो जरा समझने की जरूरत है। अगर आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं तो आपको किसी भी एजेंसी से भय क्यों होना चाहिए? आने दीजिए, जांच करने दीजिए। अगर कुछ गलत नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं है जो छिपाने के लायक है या मुंह चुराने के लायक है, तो जांच करने दीजिए। कुछ नहीं निकलेगा तो वो वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बैन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ तो आपने ऐसा कर रखा है जिसको आप छिपाना चाहते हैं। तो ईडी, हालांकि सीबीआई अलग तरीके से काम करती है, ईडी एकदम ही अलग तरीके से काम करती है। ईडी को तो जो और दस्तावेज मिलते हैं। आपको एक बस याद और दिलाऊं कि जी, कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से 7 केस सीबीआई को भी जा चुके हैं, तो वो भी लगी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका उल्लेख अभिषेक ने अपने भाषण में एक जगह किया था, वो फ्रस्ट्रेशन भी उनका निकला था। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट पर भी आरोप मढ़ दिए थे एक तरीके से। जबकि शुरू में जब 2 मई को रिजल्ट आने के बाद बहुत व्यापक हिंसा हुई थी पश्चिम बंगाल में और खास तौर से हिंदुओं को निशाना बनाया था और मुस्लिमों ने निशाना बनाया था। तब काफी समय तक एलिगेशन लगे थे हाई कोर्ट पर भी, सुप्रीम कोर्ट पर भी, कि आप जरा-जरा सी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हैं। इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं भी कोई ऐसी-वैसी नहीं हो रही हैं। घरों से लूट-पाट की, आग लगाने की, महिलाओं की असमत पर हाथ डालने की, उनको पलायन करने के लिए मजबूर करने की, इतनी गंभीर घटनाएं हो रही थी। पर बाद में जब हाई कोर्ट के जजेस ने अलग-अलग, जैसा आपने भी जिक्र किया है कि 7 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, तो ममता बनर्जी का पूरा अस्तित्व जैसे हिल गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। पर हर चीज की एक एक इंतहा होती, एक अंत होता है और वही मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये घटना हुई है पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी वाली, ये ऐसा ना हो कि आगे चल करके ममता बनर्जी सरकार के लिए भी और टीएमसी के लिए भी एक बहुत बड़ी अभिशाप बन जाए ये घटना। अभी हाल के जो बयान आए हैं पार्थ चटर्जी के, वो तो ये इंडिकेट करते हैं कि आप अगर मुझे नहीं बचा रही हैं, तो वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो वो संकेत पार्थ चटर्जी ने दे दिए। उन्होंने कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये तो पार्टी का पैसा है और पार्टी ने इनमें से बहुत सारा पैसा खर्च किया है। ये जो सूचनाएं हैं, ये जो बयान है जो ईडी के अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं, ईडी इस तरह के जितने भी किसी के बयान मीडिया में आते हैं उसकी पुष्टि तो नहीं करती है, लेकिन खंडन भी नहीं किया है। तो हम ये मान करके चलें कि जो आई हैं बातें निकल करके सामने, वो अगर सच हैं तो ये बहुत गंभीर दिशा में पूरी जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। और ममता बनर्जी अगर चुप हैं तो कोई सबब है,
कोई कारण है, वरना वो चुप रहने वाली नेत्री हैं नहीं। आमतौर पर पलट करके वार करती हैं, पर उनको इसकी गंभीरता का शायद एहसास है कि ये चीज़ें अब कहाँ तक पहुँच सकती हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो लेटेस्ट है उस पे कब आगे आपको लगता है कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत कर पाएगी कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर भी हाथ डाल सके? देखिए, बात ये तो आपका बड़ा ऐसा एक सवाल है, जिसका जवाब किसी के पास होगा नहीं। क्योंकि एक तो ये अब तक कुछ साल पहले तक एसपीजी के प्रोटेक्टी रहे हैं। अभी भी इनको जो सुरक्षा मिली हुई है, जो खतरा बताते हैं कि इनकी जान को बड़ा खतरा है, तो अभी भी इनको वो सुरक्षा मिली हुई है जो देश के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को मिलती है। सेम जो डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को मिलती है, वो सुरक्षा इनको मिली हुई है। ऐसे में क्या ईडी सीधे अब अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देगी, यानी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी? या अगर आप संजय राउत को गिरफ्तार कर रहे हैं, पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर रहे हैं, नवाब मलिक को, अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर इनको आप क्यों बख्श रहे हैं? सवाल ये भी उठेगा। सवाल खड़े होंगे, अगर इन्होंने भी मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध कर रखे हैं, नेशनल हेरल्ड से जुड़ी हुई 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की है, तो आप इनको क्यों गिरफ्तार नहीं करेंगे, इनको जेल क्यों नहीं भेजेंगे? सवाल ये भी उठेंगे। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संजय जी, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को इसका बहुत गहराई से एहसास हो चला है कि ये सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। बख्श दे बाद में, कोई ऐसी घटना हो जाए तो अलग बात है, पर चांसेस पूरे हैं। वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो वो सिचुएशन इस समय कांग्रेस के सामने है, वो दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है 3 दिन, 12.5 घंटे, तो अब दिल्ली की सड़कों पर और देश के दूसरे महानगरों में आप हंगामा कर रहे हैं, लोगों को सड़कों पर उतार रहे हैं। राहुल गांधी भी विजय चौक पर आकर के बैठ जाते हैं। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो पांचों दिन हंगामा होता है, बवाल खड़ा किया जाता है। मतलब लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कि ये तो राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब समझते हैं कि ये केस कब का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 2012 में, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी शिकायत निचली अदालत में की थी, जिसकी प्रोसीडिंग ही शुरू हो पाई 2014 में। 2015 में दिसंबर में जाकर के, शायद 19 दिसंबर को, माँ बेटा ने दोनों ने पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर के जमानत ली थी, और तब से ये बाहर हैं। 2015 से 2022 आ गया, 7 साल लगे। ईडी ने जब इनको तलब करके पूछताछ शुरू की है, और अब नेशनल हेरल्ड के 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जब हम बात कर रहे हैं मंगलवार को ही। तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है ईडी, और दिशा वही है जो आप महाराष्ट्र में देखते रहे हैं, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। तो अब आगे कभी भी वो मुकाम आ सकता है, वो समय आ सकता है, जब इनको या तो गिरफ्तार किया जाएगा या सीधे अदालत में इनके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जाएगा। और इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि बाकी को गिरफ्तार करके अगर अदालत में पेश किया जा रहा है, तो इनको क्यों नहीं? अभी तक तो कोई बख्शीश नहीं हुई है, और इसी वजह से इनको झटका भी लगा है। आज़ादी के बाद से अब तक किसी सरकार ने, किसी एजेंसी ने, सेंट्रल एजेंसी ने, किसी में भी, और ये तो सर्वविदित है कि इंदिरा गांधी हत्याकांड में सोनिया गांधी भी गवाह थी, पर कभी उनसे पूछताछ नहीं की गई। ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं,
जब किसी एजेंसी ने इनसे पूछताछ की है, और इनके घर जाकर के पूछताछ नहीं की है, इनको ईडी के दफ्तर बुला करके पूछताछ की है, तो पानी तो उतार दिया है एक तरीके से। अब वो जो अंतिम प्रक्रिया है वो भी पूरी की जाएगी या बख्शीश दे दी जाएगी सुरक्षा कारणों से या दूसरे कारणों से, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जी, तो आइए कुछ प्रश्न आए हैं उनको ले लेते हैं, और प्रश्नों के साथ साथ मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को आप शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी चैनल को सपोर्ट भी करें। सपोर्ट के लिए लिंक्स आपको नीचे दिख रहे हैं, और ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, जहां से आप इनको क्लिक करके और सपोर्ट कर सकते हैं। दी थर्ड आई, नमस्ते सर, ये एमवीए ने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट को डिले करके 1.5 लाख करोड़ का बजट बढ़ा दिया। इज इट कॉस्ट ऑफ डिले और कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी? अच्छा सवाल है वैसे। डिटेल जवाब दें क्या इसका? डिटेल जवाब, चलिए डिटेल नहीं लेकिन देते हैं एक। देखिए, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की नासमझ लीडरशिप अंध विरोध में इस तरह के फैसले लेती है, तो उसका नतीजा उनको तो भुगतना पड़ता है किसी ना किसी रूप में, और वो भुगत भी रहे हैं। लेकिन इसका खामियाजा देश को एज ए नेशन किस तरीके से भुगतना पड़ता है, ये भी हम देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो अबे की भारत को दी हुई सौगात थी, और जापान ने इस प्रोजेक्ट में 80% पैसा दिया था, और वो बहुत कम न्यूनतम ब्याज पर दिया था, जो काफी समय बाद जाकर के आपको लौटाना था। यानी बुलेट ट्रेन जैसा प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, दुनिया भर के बहुत सारे देशों में बुलेट ट्रेन इस समय दौड़ रही है, बल्कि दशकों पहले से दौड़ रही हैं। और जिस चीन से हम होड़ लेते हैं, वहां भी, जापान में भी, यूरोप के भी बहुत सारे कंट्रीज में भी बुलेट ट्रेन काफी पहले, कई दशक पहले आ गई थी। और भारत में क्या हुआ, जब पहली बुलेट ट्रेन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी लेकर के आए जापान के सहयोग से, तब के प्रधानमंत्री के सहयोग से, तो उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, किस किस तरह के विरोध नहीं किए गए। और उद्धव ठाकरे ने केवल बुलेट ट्रेन का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नहीं बाधित किया, वहां जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था वो भी पर्यावरण के नाम पर बाधित कर दिया, होल्ड पर रख दिया। दोनों प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा चपत जो है वो भारत सरकार को लगा है, एज ए नेशन भारत को लगा है। तो ऐसे नेताओं की तो जवाबदेही तय होनी ही चाहिए कि जो नेशनल प्रोजेक्ट हैं, जो अहमदाबाद से चल करके आपके मुंबई तक जा रही है, आप उसको केवल महाराष्ट्र के इलाके में पूरा नहीं होने देंगे। इसमें तो एक्चुअल में कानून बन जाने चाहिए कि राज्य सरकारों की सहमति ऐसे राष्ट्रीय जो प्रोजेक्ट हैं उनमें लेनी जरूरी ही नहीं हो, बाध्यकारी हो उनके लिए। ये इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो देश के प्रोजेक्ट हैं, उनको आप बाधित करके बैठ जाएंगे, और उसका खामियाजा उनको कितना भुगतना पड़ रहा है ये तो अब उनकी समझ में आ रहा होगा। जी नेक्स्ट, जयजीत चौधरी जी पूछ रहे हैं, प्रणाम महानुभाव, ईडी अपना काम प्राथमिकी के बाद प्रारंभ करता है, तो विपक्ष प्रमाणों को न्यायालयों में जमा करे तब कहे कि कार्य नहीं हुआ। ये राजनीतिक विद्वेष की परिभाषा का क्या तात्पर्य? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, बहुत सारे मामलों में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था वो सब 100 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी ताकि किसी तरीके से ईडी के बढ़ते हुए कदमों को रोका जा सके। और
सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 दिन पहले का ही उनका आदेश है, उसको आप एक बार देख लें, तो उसमें बहुत डिटेल जानकारी उन्होंने दे दी है, बता दिया है कि ईडी की जो समन जारी करने की प्रक्रिया है, जो अरेस्ट करने की है, जो जब्त करने की है, या जो जमानत की उसकी कड़ी शर्तें हैं, वो सब मनमाने नहीं हैं, वो कानून सम्मत हैं, संविधान सम्मत हैं। इसके बाद तो ये अगर राजनीतिक बयानबाजी करना चाहते हैं, ये सोच करके कि साहब इनका जो है कोई राजनीतिक लाभ इनको मिल जाएगा या जो केंद्र में सरकार है उसको नुकसान हो जाएगा, तो करते रहें। पर अब लोगों में कम से कम जागरूकता है, उनको पता है कि ईडी के पास क्या-क्या अधिकार हैं और ईडी एक अलग तरीके से काम करती है। उसके काम करने के तरीके अलग हैं। उसको वो पावर्स दी गई हैं। ईडी आज से काम थोड़ा कर रही है। 1956 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब इसको बनाया गया था। तब इसका नाम कुछ और था। बाद में ईडी हुआ। 2002 में जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तब पीएमएलए कानून बना। 2005 में जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब इसमें कुछ संशोधन हुआ, इसको लागू किया गया। और 2018 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तब ईडी को कुछ और अधिकार दिए गए। तो लगातार इसमें काम हुआ है और उन सारे संशोधनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति की मोहर लगा दी है। जी। अरशद मालवे, काकाज रिएक्शन, नो कमेंट्स। मराठी मीडिया को हम मराठी में चाटू पत्रकारिता कहते हैं। देयर ओनली यूटिलिटी इज ऑफ ब्रेकिंग न्यूज। नाउ पीपल हियर भाऊ, विक्रांत जोशी, अश्विन अघोर, आबा मालकर, सुशील कुलकर्णी एक्सेट्रा ऑन यूट्यूब। जी जी सही है। नेक्स्ट नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट जी। इसी के साथ प्रश्न पूरे हो गए हैं और प्रश्नों के पूर्ण होने के साथ साथ हम ओंकार चौधरी जी को भी धन्यवाद करते हैं, आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।